नमस्ते कॉस्मिक ट्रैवलर्स और आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है और मैं आपको एक जर्नी पर इनवाइट करना चाहता हूं। सिर्फ सड़क के उस पार नहीं या पूरे प्लेनेट पर भी नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में। हम रात के आसमान का पर्दा हटाएंगे और कॉस्मोस के सबसे गहरे, सबसे पेचीदा रहस्यों में झांकेंगे। ये आपकी रोजमर्रा की टेक्स्ट बुक फैक्ट्स नहीं है, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के बारे में या मून के फेजेस के बारे में नहीं। आज हम सीधे डाइव करेंगे उन चीजों में जो सच में अजीब हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, और उन माइंड बेंडिंग फेनोमेना में जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को रातों की नींद हराम कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मैप देख रहे हैं। ज्यादातर ये मैप बहुत यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर ये अनोमली है। इरिडानस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में आसमान का एक पैच है जो अजीब तरह से बहुत ठंडा है। यह सीएमबी कोल्ड स्पॉट इतना बड़ा और इतना ठंडा है कि इसके रैंडम चांस से पैदा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लीडिंग हाइपोथेसिस है एक सुपर वॉइड, एक बहुत बड़ा रीजन जिसमें बहुत कम गैलेक्सीज है। यह और भी एग्जॉटिक आइडियाज के लिए दरवाजे खोलता है, जैसे किसी दूसरे यूनिवर्स से टक्कर का निशान। तारों के बीच की विशाल ठंडी अंधेरी जगह में भटकने वाले हैं। ये हैं रोग प्लैनेट्स, ऐसी वर्ल्डें जिनका कोई अपना तारा नहीं है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में उन्हें हिंसक फॉर्म से बाहर निकाल दिया गया होगा। इसका मतलब मिल्की वे में ही खरबों हो सकते हैं। एक क्लासिक मूवी टैगलाइन है, स्पेस में कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता। साउंड वेव्स की बजाय स्पेस प्लाज्मा वेव्स से भरा है। नासा के प्रोब्स जैसे वॉयजर और जूनो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लैस हैं जो इन ऑसिलेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस रेडियो एमिशन पैदा करता है जो समुद्र की लहरों के टकराने और अजीब साई-फाई एस्क चिरप्स की तरह लगते हैं। यहां तक कि यूजारी अपनी अर्थ का भी एक गाना है, एक फेनोमेना जिसे कोरस वेव्स के नाम से जाना जाता है, जो एलियन बर्ड्स के झुंड की तरह लगता है। तो जहां आप स्पेस में चीख नहीं सकते, वहीं यूनिवर्स खुद एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गाना गा रहा है। यूजन बस सही तरह के कान चाहिए थे सुनने के लिए। अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आपने कभी छुआ है, लेकिन यहाँ कॉस्मिक किकर है, वह सारा नॉर्मल मैटर यूनिवर्स के 5% से भी कम बनाता है। लगभग 27% कुछ ऐसा है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। हम इसे डार्क कहते हैं एक बहुत ही सिंपल रीजन के लिए। यह न तो एमिट करता है, न एब्जॉर्ब करता है, और न ही कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है। 1970 के दशक में एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन गैलेक्सी रोटेशन पर स्टडी कर रही थीं और उन्हें कुछ बहुत ही पजलिंग मिला। बाहर के स्टार्स भी अंदर के स्टार्स जितनी फास्टी से मूव कर रहे थे। ये ऐसा है जैसे एक मेरी गो राउंड पर बाहर के घोड़े अंदर के घोड़ों जितनी फास्टी से चल रहे हों। इसे एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है कि गैलेक्सी के चारों ओर एक्स्ट्रा मास का एक बहुत बड़ा इनविजिबल हेलो है। हम इसे सिर्फ सिंगल गैलेक्सीज में ही नहीं देखते, बल्कि गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक साथ रखने में और लाइट बेंडिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग में भी देखते हैं। डार्क मैटर विजिबल यूनिवर्स का इनविजिबल स्कैफोल्डिंग है। हम देख सकते हैं कि यह क्या करता है, लेकिन यूजर बिल्कुल भी नहीं पता कि यह है क्या। जब आप डायमंड्स के बारे में सोचते हैं तो आप शायद रेयर, कीमती रत्नों के बारे में सोचते हैं जो धरती के अंदर गहराई में मिलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि डायमंड्स के पूरे प्लैनेट्स हो सकते हैं? एक डायमंड प्लैनेट का सबसे फेमस कैंडिडेट 55 कैनक्री ई है, एक सुपर अर्थ जो अपने स्टार के चारों ओर लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर ऑर्बिट कर रहा है। वह स्टार 55 कैनक्री एक कार्बन रिच स्टार के फॉर्म में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क जिससे इसके प्लैनेट्स बने थे, वह भी कार्बन से भरपूर थी। एक कार्बन रिच वर्ल्ड पर मैंटल में ग्रेफाइट की एक मोटी लेयर इन क्रशिंग प्रेशर्स और हाई टेम्परेचर के अधीन प्योर सॉलिड डायमंड में कंप्रेस हो जाएगी। हम डायमंड की एक ऐसी लेयर की बात कर रहे हैं जो हजारों मील मोटी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें ग्रेफाइट की सतह और सॉलिड डायमंड का मेंटल हो। शायद लिक्विड कार्बन या टार के महासागर उसकी सतह पर बुलबुले बना रहे हों। रात के आसमान में एक टेलीस्कोप पॉइंट करें और आप सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं देख रहे हैं, आप समय में पीछे देख रहे हैं। तो सबसे दूर की चीजों से आने वाली लाइट हम तक पहुंचने के लिए अरबों सालों से ट्रैवल कर रही है। और हबल और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की पावर से अभी तक सबसे दूर और सबसे पहली गैलेक्सी जिसे कभी ऑब्जर्व्ड किया गया है।
उसका चैंपियन GNZ-11 नाम का एक हल्का लाल धब्बा है। इस गैलेक्सी से आने वाली लाइट हम तक पहुंचने के लिए 13.4 बिलियन सालों तक ट्रैवल कर चुकी है। हम GNZ-11 को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह बिग बैंग के सिर्फ 400 मिलियन सालों बाद मौजूद था। यह कॉस्मिक डॉन है। GNZ-11 के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह अपनी उम्र के हिसाब से कितना ब्राइट और वेल फॉर्म्ड है। कॉस्मिक हिस्ट्री में इतनी जल्दी ऐसी गैलेक्सी मिलना ऐसा है जैसे एक ऐसे गार्डन में एक पूरा उगा हुआ रेडवुड ट्री मिल जाए जहां आपने सिर्फ छोटे पौधे देखने की उम्मीद की थी। यह यूजारे उन थ्योरीज को चैलेंज करता है कि स्टार्स की पहली जनरेशन कितनी फास्टी से बनी और पहली गैलेक्सीज कितनी फास्टी से असेंबल हुई। GNZ-11 यूजारे यूनिवर्स की शुरुआती स्टेज से एक क्रूशियल पजलिंग सुराग है जो यूजन बताता है कि कॉस्मिक क्रिएशन की स्टोरी शायद उतनी ड्रामेटिक और तेज हो जितनी यूज ने कभी सोची भी नहीं थी। जब एक मैसिव स्टार यूजरे सूरज से बहुत बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो वह सिर्फ शांति से फेड नहीं होता। यह एक धमाके के साथ बाहर निकलता है, एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट जो कुछ समय के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी को भी मात दे सकता है। जबकि बाहर की परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं, कोर अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। इतनी तेजी से ढह जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ दबकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यूजारे सूरज के द्रव्यमान का 1.5 गुना एक तारा सिर्फ 12 मील या 20 किलोमीटर के गोले में सिकुड़ जाए। यह मैनहट्टन के आकार का है। न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का एक चम्मच लगभग 6 अरब टन वजनी होगा। यह गीजा के 900 महान पिरामिडों का वजन है जो एक चीनी के क्यूब से भी छोटे आयतन में समाये हुए हैं। यदि एक न्यूट्रॉन तारे के चुंबकीय ध्रुव उसके घूर्णन अक्ष के साथ संरेखित नहीं होते हैं तो वह एक लाइट हाउस की तरह अंतरिक्ष में विकिरण की किरणें फेंकता है। यदि उनमें से कोई एक किरण पृथ्वी पर आती है तो हम रेडियो तरंगों का एक नियमित स्पंदन डिटेक्ट करते हैं और हम इसे पल्सर कहते हैं। ये कॉस्मिक लाइट हाउस ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियों में से कुछ है। सदियों से शुक्र को पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता रहा है। यह आकार और द्रव्यमान में समान है, लेकिन यह ऐसी बहन है जिससे आप मिलना नहीं चाहेंगे। इसकी सतह एक नरक है जिसमें वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा है, पृथ्वी के दबाव का 90 गुना, और सतह का तापमान इतना गर्म है कि सीसा पिघल जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की एक मोटी दम घुटोने वाली चादर पूरे ग्रह को ढक लेती है। लंबे समय तक उसने शुक्र को पूरी तरह से बंजर माना, लेकिन शायद हम गलत जगह देख रहे थे। सतह के बजाय क्या होगा अगर हम ऊपर देखें? शुक्र के वातावरण में बहुत ऊपर, जमीन से लगभग 30 से 40 मील ऊपर एक ऐसी परत है जहां तापमान और दबाव आश्चर्यजनक फॉर्म से पृथ्वी जैसे हैं। उस बादल की परत में वैज्ञानिकों ने 2020 में एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने फॉस्फीन गैस के रासायनिक हस्ताक्षर का पता लगाया। पृथ्वी पर फॉस्फीन लगभग विशेष फॉर्म से जीवन से जुड़ा है। ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रोगाणुओं द्वारा उत्पादित होता है, जैसे दलदल या जानवरों की आंतें। क्या सूक्ष्म जीव एरोलाइफ अम्लीय बादलों में तैरते हुए अपना पूरा जीवन आकाश में बिता सकते हैं? यह एक लंबा शॉट है, लेकिन इसने यूजारे ग्रह पड़ोसी में फिर से रुचि जगाई है और यूजे याद दिलाता है कि जीवन सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी मिल सकता है। यूजारी गैलेक्सी मिल्की वे स्थिर नहीं है। हम एक ब्लिस्टरिंग प्रति घंटे 13 लाख मील या लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बात फैसिनेटिंग है वह यह है कि यह गति केवल ब्रह्मांड के विस्तार के कारण नहीं है। कुछ यूजे खींच रहा है। यूजे एक गुरुत्वाकर्षण एनोमली की ओर खींचा जा रहा है, जिसे हम द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। दशकों तक ग्रेट अट्रैक्टर की सटीक प्रकृति एक गहरा रहस्य थी, मुख्य फॉर्म से क्योंकि यह आकाश की उस दिशा में स्थित है जिसे जॉन ऑफ अवॉइडेंस के नाम से जाना जाता है। यह आकाशगंगाओं के एक विशाल सुपर क्लस्टर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु प्रतीत होता है, जिसे लानिया के सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। यूसरी मिल्की वे इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना के बाहरी इलाके में सिर्फ एक छोटा सा कण है जिसमें 1 लाख से अधिक आकाशगंगाएं हैं। हम सभी गुरुत्वाकर्षण से इस सुपर क्लस्टर के सबसे घने हिस्से की ओर बह रहे हैं। तो जबकि नाम ग्रेट अट्रैक्टर एक साइ-फाई खलनायक जैसा लगता है, ये वास्तव में एक अनुस्मारक है कि हम एक ऐसी विशाल संरचना का हिस्सा है जिसे समझना लगभग असंभव है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम समय को एक स्थिर सार्वभौमिक प्रवाह के फॉर्म में अनुभव करते हैं। आपके लिए एक सेकंड मेरे लिए भी एक सेकंड है।
लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत में यूं दिखाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यह रिलेटिव है और इसे ग्रेविटी से स्ट्रेच और स्क्वीज किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, टाइम उतना ही स्लोली पास होगा। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक मेजरेबल रियलिटी है। यहां तक कि अर्थ पर भी जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां, जो सरफेस पर यूजरी तुलना में थोड़ी कमजोर ग्रेविटेशनल फील्ड में है, थोड़ी तेजी से टिक करती है। अगर हम इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को करेक्ट नहीं करते तो आपका जीपीएस हर दिन कई माइल्स ऑफ हो जाता। लेकिन टाइम डिलेशन के ट्रूली ड्रामेटिक इफेक्ट्स देखने के लिए आपको यूनिवर्स की सबसे ग्रेविटेशनली एक्सट्रीम जगहों पर जाना होगा। एक ब्लैक होल के एज पर कल्पना करें 2 एस्ट्रोनॉट्स की। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से सेफ डिस्टेंस पर रहता है, जबकि दूसरा उसके इवेंट होराइजन के करीब जाता है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दूर वाले एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम नॉर्मली पास होता है, लेकिन ब्लैक होल के पास वाले एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम ड्रामेटिकली स्लो हो जाता। अगर वे ब्लैक होल का ऑर्बिट कुछ घंटों के लिए करते जो उन्हें लगा और फिर वे वापस आते, तो उन्हें पता चलता कि उनके साथी के लिए दशकों बीत चुके थे, या उनके साथी और बाकी यूनिवर्स के लिए सदियां बीत चुकी थीं। वे फ्यूचर में ट्रैवल कर चुके होते। यह अल्टीमेट वन वे टाइम मशीन है, ग्रेविटी की पावरफुल एबिलिटी का एक नतीजा जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देता है। और यह रहा कॉस्मिक एबिस की 10 झलकियां, 10 रहस्य जो यूजें दिखाते हैं कि यूनिवर्स यूजरी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा वंडरफुल है। न्यूट्रॉन स्टार्स की इम्पॉसिबल डेंसिटी से लेकर यूजर यूनिवर्स से टकराने वाले दूसरे यूनिवर्सेस की चिलिंग पॉसिबिलिटी तक, ये फैक्ट सिर्फ ट्रिविया नहीं है, वे ह्यूमन नॉलेज के फ्रंटियर पर साइन पोस्ट्स हैं, जो यूजर बताते हैं कि हम क्या जानते हैं और व्हाट वी डोंट जानते हैं। इन मिस्ट्रीज को समझने की क्वेस्ट ही साइंस को आगे बढ़ाती है। स्पेस और टाइम के इस इनक्रेडिबल जर्नी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन आइडियाज को एक्सप्लोर करना, यूजरी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करना, यही इस चैनल का मेन एम है। अगर आज आपका दिमाग एक्सपैंड हुआ, अगर आपको कॉस्मिक क्यूरियोसिटी की वो स्पार्क महसूस हुई, तो मैं आपको यूजर एक्सप्लोरर्स के कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करता हूँ। उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें, ताकि आप यूजरी नेक्स्ट जर्नी इनटू द अननोन को मिस न करें। यूजिन एक साथ यूनिवर्स में बहुत कुछ और डिस्कवर करना है। जाने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इन 10 सीक्रेट्स में से कौन सा आपको ट्रूली स्टॉप्ड यू इन योर ट्रैक्स कर गया? क्या यह वॉन्डरिंग रोग प्लैनेट्स का आइडिया था, डीप स्पेस से आने वाली ईरी साउंड्स, या ब्लैक होल के पास टाइम डिलेशन की माइंड बेंडिंग रियलिटी? नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड किया। चलो एक कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। अगली बार तक क्यूरियस रहे और कभी भी ऊपर देखना ना छोड़ें।